हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। आज जुमा है, कॉल इन डे है। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर भी चल रहे हैं, मैं भी बता देता हूँ। 0213233 092729 और 30 3 लाइनें हैं। अपनी बात कीजिए। ऑलरेडी हमारे पास कॉलर्स मौजूद हैं। सज्जाद हसन हैं साहिवाल से। सज्जाद अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बताएं। हाँ जी, ये दो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं मेरे। ओके। एक तो ये है कि मेरा गारमेंट्स का छोटा सा काम है सियालकोट में। ओके। तो उसमें सर एक तो DHL के जो रेट्स हैं वो इस हद तक इंक्रीज हो गए हैं कि जो हमारे जैसे छोटे कारोबारी हजरात हैं उनके लिए ना काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ओके। उस हवाले से गवर्नमेंट के गोश गुजार करना था कि इनका कुछ चेक एंड बैलेंस हो, क्योंकि जब हम कस्टमर से बात करते हैं रेट इंक्रीज करने का तो वो कहते हैं कि गवर्नमेंट तो हमें फैसिलिटेट कर रही है और आप रेट्स जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो बिजनेस जो थोड़ा बहुत मिल रहा है वो भी हाथ से जाने लगा है अब तो। ओके। और सर जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि हमारे जो पेमेंट मेथड है वो ज़्यादा जो प्रेफर करते हैं वो वेस्टर्न यूनियन को प्रेफर करते हैं जी। और हमारे यहाँ जो वेस्टर्न यूनियन है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन को अलाउ नहीं करता पाकिस्तान में। और आपको पता ही है कोरोना की वजह से अब सारा कारोबार तो वो शिफ्ट ही ऑनलाइन हो गया है। हर बंदा एक तो बैंक जा नहीं सकता और जो बैंकिंग चैनल है उसमें जो पेमेंट लेने का टाइम है उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, उनके कब प्रोसेस होते हैं उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। जो हमारे जैसे मीडियोकर एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। तो उसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा कुछ चेक एंड बैलेंस या कोई एक बार सेट कर दे कि इससे ज्यादा पेमेंट नहीं मंगवा सकते। ये दो इश्यूज हैं जिसको अगर वो डिस्कस करें तो और ज्यादा रेमिटेंसेस बाहर से आ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया यार। मुझे अभी तक हमारा ये है कि बहुत सारी कोरियर कंपनियां हैं उनमें DHL भी शामिल है और ये चूंकि प्राइवेट नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल कंसर्न, हाँ, तो हुकूमत कैसे रेगुलेट कर सकती है? नहीं, आप रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तो बना सकते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन वो तो इंटरनेशनल नहीं बेशक हो, लेकिन ये है कि अगर उन्होंने प्राइसेस गैर मामूली तौर पर इंक्रीज किए तो उनसे पूछा तो जा सकता है कि वजह क्या है। इनकी जो बात है अभी वो DHL चलो अपनी जगह ठीक है, वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जो ये बात कर रहे हैं पेमेंट ट्रांसफर की, वो तो आप पॉलिसी में ला सकते हैं। ये जो अमेज़न का प्लेटफॉर्म है और पेपॉल तो अभी नहीं आया। पेपॉल नहीं आया। अमेज़न का जो प्लेटफॉर्म है वो यूज़ हो सकता है इसके? नहीं, अमेज़न तो देखें, अमेज़न तो खुद एक वो ट्रेडिंग का वो मंडी है ना, लेकिन जो रकम आएगी उसके मसला ये कि वो वेस्टर्न यूनियन से आती है, ठीक है। और कोई ये जो पेपॉल वगैरह जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है वो हमारे पास नहीं है, और बैंक के थ्रू आए तो बिल्कुल वो उसमें बहुत वक्त लगता है। जो कभी कभी काम करते हैं वीडियो गेम मैन्युफैक्चरिंग, माइक्रो पेमेंट्स, उनकी छोटी छोटी पेमेंट्स आती हैं, उस पर भी काफ़ी मसला होता रहा है। अब आई डोंट नो कि वो मसला सॉल्व हुआ है। हमने पहले भी बात की है, तो हुकूमत को देखना चाहिए कि कम से कम इस तरह के बिज़नेस को इनकरेज करना चाहिए। सेकंड हमारे कॉलर हैं मोहम्मद अमीन लाहौर से। जी अमीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। अच्छा, ये एक मसला है उसकी जानब तवज्जो दिलाना चाह रहा था और चाह भी रहा था कि आप लोग मामले पे अगर मुझसे कुछ बात करें। बताएं। जो टेप्टा मुलाजमीन है स्केल 1/16, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने यूटिलिटी अलाउंस जो इनका रिवाइज किया था 1 जनवरी 2020 को। ओके। और उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसकी मंजूरी दी और उस्मान वज़ार साहब ने भी इसकी अप्रूवल दे दी, तो ये रिवाइज कर दिया गया था और जो टेप्टा की HR की मीटिंग है उसके में मंजूर हो गया था। ओके। लेकिन उसके बाद इसको अप्रूवल के लिए बोर्ड मीटिंग में रखा जाना था। अब 1 जनवरी 2020 से लेके अब तक जितनी भी बोर्ड मीटिंग हुई है तो इस मामले को वो बोर्ड की मीटिंग में नहीं रखते हैं अप्रूवल के लिए, बाकी सारे मामला को क्योंकि ये मामला बेसिकली 1/16 के जो मुलाजमीन है उनके लिए है, इस वजह से इसको एजेंडे में हर बार शामिल ही नहीं किया जाता। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं और आगे से कि शायद हमारी सुन ली जाए। ट्विटर के प्लेटफॉर्म पे भी देखें, पिछली बार जब बोर्ड मीटिंग हुई थी तब भी उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इसको जरा सुनवाई कर दें, लेकिन कहीं भी उन लोगों की वो जिस तरह से ना तो बात ही नहीं सुनी जा रही। एक मंजूर शुदा एजेंडा है। इसमें ये है कि देखें वो जो छोटे मुलाजमीन है खासतौर पे जो पहले स्केल के, दूसरे, तीसरे, चौथे लोग स्केल के मुलाजिम है, यकीन करें महंगाई का रोना तो हर शख्स ही रो रहा है, मैं भी रो रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बाज़ दफा जब आप किसी दूसरे की तकलीफ देखते हैं तो हमें लगता है कि यार हमारी तकलीफ कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही बात। सही बात। ठीक है,
शायद इसीलिए उनको बिल्कुल पिछली लाइन के आखिरी सिरे पे रखा गया है कि 1 से 16 तक है, क्या कर लेंगे। हाँ 20-22 ग्रेड का अगर होता सर तो सर 3-3 प्लॉट भी होते और इंक्रीमेंट्स भी होते और अलाउंसेस भी, क्योंकि वो तो बाबू हैं, वो खुद ही करवा लेते हैं। कसूर 1 से 16 वालों का है, वो 20 में क्यों नहीं है। सही बात। 22 में मतलब क्यों किसने कहा था कि तुम, किसने कहा? पिछली हुकूमत से मुराद हमेशा नवाज शरीफ और जरदारी की हुकूमत होती है। खान साहब की पिछली हुकूमत एग्जिस्ट नहीं करती, 2038 में भी नहीं करेगी। मैं तो कहता हूं ये पहली हुकूमत आई है पूरी। मोहम्मद इमरान है कराची से। जी इमरान साहब। ये मुझे अपनी कंप्लेन ये करानी थी कि ये हमारे पास जो गिलास इंडस्ट्री में तारिक प्लॉट है और गनी गिलास है, इन दो कंपनियों ने इतनी मोनोपोली रखी हुई है, जबकि रॉ मटेरियल भी पाकिस्तान में होता है, हर चीज होती है। इन्होंने इम्पोर्ट बंद करा दिया, इम्पोर्ट में इतनी ड्यूटियां लगा दी कस्टम वालों से मिलके रखते कि जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है। जो लोकल इंडस्ट्री है कम से कम वो हमें लोकल जो है दुकानदार है उनको बेनिफिट तो दे, उनको वो बेनिफिट नहीं दे रहे। 1 रुपए की चीज है वो 2-2, 3-3 रुपए में बेच रहे हैं, हमें नुकसान दे रहे हैं और कुछ नहीं है। कुछ जगह हमें तो फायदा। इस सिलसिले में हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, ये सवाल भी है इसमें सर। ये आप ये पैगाम तो दे सकते हैं जो मोनोपोली जो है। अच्छा ठीक है मोहम्मद रिजवान साहब, सॉरी मैं आपकी बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि दो कंपनीज हैं जिन्होंने पूरी मार्केट घेरी हुई है, आप ये कह रहे हैं? जी जी। अच्छा तो कोई जी मोनोपोली बनाई हुई है, मतलब कार्टेल इसके। जी कोई तीसरी कंपनी इम्पोर्ट भी ड्यूटियां लगा के सस्ती कर दी इन्होंने। जो चीज हम यहाँ ये दे रहे हैं चाइना से सस्ता है यहाँ तो ये इन दो कंपनियों ने इम्पोर्ट पे ये पाबंदियां लगवाई या शौकत तरीन साहब ने लगाई हैं? अभी जिसने भी लगाई है कम से कम ये पैगाम तो दे इमरान भाई को। ठीक है पैगाम आपका पहुंच गया कि कुछ करें, वरना जो है बड़ी गड़बड़ हो सकती है। मुजफ्फर अली साहब हैं हैदराबाद। गजनफर अली जी। गजनफर भाई अस्सलाम वालेकुम। प्लॉट की बात चल रही है। मैं एक फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग फाउंडेशन पे ही एक बात करना चाहता हूँ कि मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट सर्वेंट थे जी, और उन्होंने 2004 में इस स्कीम में जो G13 में लॉन्च हुई थी जी, उसमें उन्होंने अप्लाई किया था। तो उसमें उनको प्लॉट नहीं मिला था काफी, क्योंकि रेलवे के ऑफिसर्स को लोगों ने प्लॉट नहीं दिया था। तो रेलवे के ऑफिसर्स चले गए थे सुप्रीम कोर्ट में जी, और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि एज पर इनकी सीनियोरिटी आप इनको प्लॉट दें। तो मेरे वालिद साहब 6th या 8th नंबर पे थे सीनियोरिटी में। तो उसके बाद हमें एजेंट्स ने जो मुख्तलिफ थे उधर के इस्लामाबाद से, उन्होंने अप्रोच करना शुरू कर दिया, क्योंकि वालिद साहब का जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया इंतकाल हो चुका था। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट वो एजेंट्स ने राब्ता करना शुरू किया कि आप हमें कौड़ियों के दामों फाइल दे दें और हम ले लेंगे आपसे फाइल। लेकिन हमने फाइल रख लिया, हमने कहा हम नहीं देते। अच्छा। तो फिर जिन्होंने फाइल उनको एजेंट्स को बेच दिया, उनके नाम पे प्लॉट्स अलॉट हो गए, और जिन्होंने एजेंट्स को फाइल नहीं दी उनको प्लॉट नहीं हुए। मैंने फिर एक विफाकी मुतसिद में भी कंप्लेंट दाखिल की। तो उधर इनको इन लोगों ने फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग फाउंडेशन ने रिप्लाई किया कि हम इनको नेक्स्ट स्कीम में, जो कि सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन था, कि जो नेक्स्ट स्कीम लॉन्च होगी उनमें प्रायोरिटी पे इनको प्लॉट देंगे, और जिन लोगों को वो मिल गए हैं उनको हम कुछ नहीं कर सकते, और अभी G13 में प्लॉट अवेलेबल नहीं है। खैर वो फिर अखबार, फिर एक खबर आई कि नैब में केस चल गया इसी हवाले से, जो वो सीनियरिटी। इसमें थोड़ा सा मैं आपको कट शॉर्ट कर दूं, क्योंकि ये चीज़ अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो उसने उठाई है, और मियां गुल औरंगज़ेब साहब जो हैं जस्टिस, उनका ही फैसला था जिसको अब जो दोबारा उठाया गया, और ये कहा गया है कि उन्हीं लोगों की अपील्स के जिनको प्लॉट्स नहीं मिले वो सुनवाई हो रही है। तो उम्मीद करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो डिसाइड करेगा उससे शायद आपके जो है परेशानी ख़त्म हो जाए। ठीक, उम्मीद है। नदीम जैदी हैं कराची से। जी नदीम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। नदीम जुबैरी बात। जी नदीम जुबैरी, सॉरी भाई। हाँ ये था कि मैं कल की तरफ दौरान जा रहा था मैं, जो कल बारिश हुई यहाँ पर जो है KDA से लेकर या नॉर्थ इस्लामाबाद में, और पूरा सखीजन तक पूरा नाला बना हुआ था पूरा। इन्होंने इल्जाम लगा दिया कि जी ये जो है यहाँ पर ये ग्रीन लाइन की वजह से, मनसूबे की वजह से सारा ये चौक हो गया। ये ग्रीन लाइन की वजह से चौक नहीं हुआ, ये सारा जो बिल्डिंग यहाँ से बना दी KDA से लेकर वहाँ तक जो बनाई, सारी पूरी बड़ी मल्टीनेशनल बिल्डिंग बना दी है। अब देखा होगा तो उसके जाए उसकी लाइन की इंतजाम किया ही नहीं है, और सारा पूरा लाइन पूरा चौक हो गया। पूरा पानी जो है ऐसा गड्ढे का पानी था, ये कितना पानी के सारे लोग, कितने लोग बेचारे इसमें गिर गए। हमने उसको उठाया उन लोगों वहाँ से,
तो इसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि अब क्या हाल है, अब पानी चला गया या है? अब पानी तो कुछ थोड़ा बहुत तो वैसे सही हुआ है, लेकिन फिर भी ये हर दफा होने वाला है। हर दफा क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी बिल्डिंग बनी है जहाँ पर 6 इंच की लाइन के अंदर पूरी बिल्डिंग खड़ी की। हमें हो सकता है ग्रीन लाइन से कोई मतलब 5-6% का फर्क पड़ा हो, लेकिन ये इशू ग्रीन लाइन से पहले का ही है। बिल्कुल। और मतलब वही है कि पानी भर जाता है, हटा तो देंगे, लेकिन अगली बार यही होगा। 2 मसले हैं जो कभी जान नहीं छोड़ेंगे बल्कि बढ़ते जाएंगे। एक तो ये कि पार्किंग बिल्डिंगों में नहीं होती, और जो ड्रेनेज लाइंस हैं या निकासी की लाइन है वो चोक होती हैं, हमेशा चोक होती हैं या बिल्ट ओवर हो जाती हैं। ये भी तो मुबीन अहमद है रावलपिंडी से। जी मुबीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं जरा हट के बात करूंगा, जरा सुन लीजिएगा, फिर जवाब तबसरा कीजिएगा जी। एक तो है नंबर 1, 70 साल पहले मैंने एक फिल्म देखी थी जिसमें एक गाना था, इस दुनिया में सब चोर ही चोर, कोई बड़ा चोर कोई छोटा चोर। जी। नंबर 2, ये कोई तकरीबन 65 साल पहले या वो थी किताब, एक कृष्ण चंद्र साहब ने गधे को मिलवाया था जनाब पंडित जवाहरलाल नेहरू से। उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की थी, लेकिन क्या हमारे यहाँ कोई अभी तक पाकिस्तान में ऐसा अदीब नहीं जो ऐसा किरदार तख्लीक, ऐसा गदर तख्लीक कर सके जो प्राइम मिनिस्टर को कोई नसीहतें कर सके? हाँ, आप लिखे ना कहानी। नंबर 3, एक अयूब खान के जमाने में एक असेंबली थी जिसमें लाल मियाँ भी होते थे। उसमें एक दफा जिक्र आया था कि उनके भाई थे सरदार बहादुर खान, उन्होंने कहा था हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा। अब पता नहीं क्या पोजीशन है। एक और छोटी सी बात याद आई, जंग कराची में कोई 60-70 साल पहले एक कार्टून देखा था जिसमें एक पानी का जहाज वो आया हुआ था, उसमें कप्तान साहब खड़े हुए थे और वो फुटपाथ पे खड़े हुए आदमी से पूछ रहे थे क्या ये किमाड़ी है, तो फुटपाथ पे खड़े हुए आदमी ने जवाब दिया ये वो ताज्जुब के किमाड़ी जनाब आली, ये तो ड्रिग रोड है। एक हाँ, और नहीं सर, बस मेरे ख्याल में बहुत आज के लिए बहुत बता दिया। तो ये तो लतीफ़ा भी इसके ऊपर बना हुआ है। अगले हमारे कॉलर हैं जी, फयाज सिद्दीकी साहब। जिया सिद्दीकी साहब कराची से। जी जिया भाई। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम सर। पहले भी मैंने कॉल की थी, आप लोग नेक तमन्नाएं आप लोगों के साथ, और दूसरा मुझे 2-3 चीजें डिस्कस करनी है बहुत मुख्तसर जी। वो ये कि एक तो आप ये तस्लीम करते हैं कि कराची इकोनॉमिक हब है और पाकिस्तान में रन करता है, आप तस्लीम करते हैं इस बात? जी बिल्कुल। अच्छा ये बताएंगे पीएम साहब जो भी होते हैं जिस वक्त भी मुल्क में रहेंगे, सुबह आते हैं और शाम को चले जाते हैं, कराची का विजिट करेंगे पीर को। पीएम साहब अभी स्लाइड चले थे टीवी पे, ये कराची से इतना ही वो रह गया तवज्जो के लिए कि वो सुबह आए और शाम को चले गए। नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये मुझे थोड़ी सी अर्ज करनी, आप लोग 50 दफा शायद डिस्कस कर चुके होंगे, ये जो रोड्स के टेंडर्स होते हैं और ये जो अप्रूवल होती है, इसका पूरा प्रोसीजर आप सब जानते होंगे, PC1 PC2 और सारा ये जो पैसे लगते हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग में यह है कि वो पैसे सब तकसीम होते हैं, माँ के सिवाय 20-30% काम में सर्व होते हैं, वो बाकी पैसे अंडरस्टैंडिंग है जो पैसे वो तकसीम होंगे डिपार्टमेंट मुख्तलिफ, जो प्रोसीजर इंजीनियर और अकाउंटेंट और जनाब पता नहीं क्या क्या। तो ये खुलेआम ये जैसे गुलजार साहब जो हियरिंग कर रहे हैं, इस पे 100 मोटिव नोटिस लें। हमारे 9 तहबाद में कोई रोड बनी है, आप यकीन कीजिए कि 3 महीने में बिल्कुल वो टूट फूट गई, भी नए रोड बने थे वो। तो इस पे कोई तवज्जो दे चीफ साहब कि ये करप्शन को इतना खुलेआम, इतना आम तौर पे ये करप्शन हो रही है, इसको कोई रोकेगा कोई इसको? जिया भाई उसके लिए सिंध हुकूमत ने इंतज़ाम ये किया है कि जिस रूट से चीफ जस्टिस साहब आते हैं और जहां वो हेयरिंग करते हैं, जो रजिस्ट्री है उसके सामने ऐसी कंचा रोड है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, और वहां से वो सीधा शारा फैसल पे चले जाते हैं। एक हल है, हल तो नहीं है लेकिन चलो हो सकता है कोई फायदा हो जाए। जो भी रोड बने ना, तो ठेकेदार की तस्वीर, जाती फ़ोन नंबर और घर का पता उसके साथ होना चाहिए। हाँ ये वो लेकिन कराची के रोड्स के बारे में हम उस दिन बात कर रहे थे और मैंने कहा कि यार अलाइनमेंट कराने का फ़ायदा नहीं है, तो वसत ने कहा कि नहीं, ऑटो अलाइनमेंट हो जाती है जब आप कराची की सड़कों पे चलते हैं। ये तो है
और अगर कोई मतलब कमर में दर्द है तो वो भी बहुत सारे तिब्बी फायदे। हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं और इससे ना मुझे मतलब बहुत चिढ़ है, सिवाय मेरे और तुम्हारे सब नेगेटिव। नहीं मुझे पता है। आप देखें यार, लोग कहते हैं ना वेनिस कितना खूबसूरत है, हर जगह नहरें ही नहरें। यार 2 घंटे बारिश हो यहाँ पर, हाँ कोई नहीं कहेगा यार कितना खूबसूरत है यार, हर जगह नहरें ही नहरें। नहीं वेनिस जाओ तो फिर सही है। क्या करें यार, नेक्स्ट कॉलर ही ले सकते हैं। और वेनिस की बात की, चले वेनिस के करीब से ही कॉल आई है ऑलमोस्ट। हसन सईद साहब हैं ड्रेसडन जर्मनी से। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब। जी वालेकुम सलाम। जी भाई, आप सब लोग ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। जी अच्छा, पिछले दिनों से काफ़ी चल रही है बात सहाफत के ऊपर जी, इनके ऊपर हुकूमत काफ़ी क्रैकडाउन वगैरह कर रही है और वगैरह वगैरह वगैरह। अब आप भी सब सहाफ़ी हैं माशाल्लाह और ट्विटर भी आपके हाथों में है और अक्सर नोट करने को ये मिलता है कि जो सहाफ़ी हैं वो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद फिर ना सिर्फ वो गलत इस्तेमाल करते हैं बल्कि उसके ऊपर फिर वो डट भी जाते हैं। तो गलत क्या इस्तेमाल, मतलब मिसाल के तौर पर अभी सलीम साफ़ी ने दोनों की ट्वीट है उसमें इनके जो आई थिंक अमूर कश्मीर का कोई वज़ीर मुझे याद जी जी शहरियार आफरीदी, हाँ जी एग्जैक्ट, कश्मीर कमेटी, उसने ट्वीट किया कि जनाब की तस्वीर भी डाल दी और वो फोटोशॉप है। हाँ वो फोटोशॉप कौन सी वाली थी? वो वाली के वो आपको के वो अमेरिकी एयरपोर्ट पे वो किसी उन्होंने वो फोटोशॉप करके डाल दी कि उनके कपड़े उतार दिए गए हैं और वो शहरियार आफरीदी के। तो लेकिन उन्होंने जो उसके बाद ट्वीट की उन्होंने माजरत भी की थी जहाँ तक मुझे याद है। जी साहब ऐसा नहीं होता, एक शिट स्टॉर्म क्रिएट होता है, ओके ठीक है, और वो फिर शिट स्टॉर्म हर तरफ मीडिया के ऊपर वो फैलता है और माशाल्लाह आप ही के जो बेटी भाई हैं वो उस चीज़ को रीट्वीट करते हैं, फिर उसको मजाक करते हैं और इवन आप ये कह लें कि उस माजरत के बाद भी आप ही के सहाफ़ी लोग उसी ट्वीट का मजीद मजाक उड़ाते हैं। तो उससे वो एक चीज़ कह लें कि अक्सर बंदे जो उसको हर एक के पास टाइम नहीं है कि वो बैठ के उसकी तहकीक करे, तो वो होता ही है कि वो तो बेसिकली एक मतलब वबाई फैला रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं और माजरत के साथ ये चीज़ दुरुस्त नहीं है सहाफ़ी अगर ऐसा करें। नहीं ये आपकी बात ठीक है कि किसी भी सहाफ़ी को अगर ट्वीट करे तो ख़बर की जो जायज़ ज़वात हैं वो उनके पास होने चाहिए। हमारे यहाँ ओपिनियन ने ख़बर को ओवरराइड कर दिया है। अब आपको ओपिनियन मिलता है, ख़बर बीच में नहीं मिलती। तो जब ख़बर दें तो उसके साथ कम से कम हवाला ज़रूर दे दें कि उसके साथ आपके पास उस बात के सबूत मौजूद हैं या नहीं। या जैसे होता है कि मैंने सुना है कि फ़लाँ हुकूमत का वो उलट रही है और फ़लाँ आ रहा है, जिस तरह बुज़दार साहब को 25 दफ़ा तो फैसला हो चुका था कि बुज़दार साहब चले जाएंगे, लेकिन तो वो चीज़ें जो है अफवाहें, मतलब अगर कोई सहाफ़ी ये ट्वीट करता है कि अफवाहें गर्दिश कर रही कि ऐसा होने वाला होगा तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा स्पेकुलेशन को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन मैं ख्याल ये जो बात कर रहे हैं वो शायद स्पेकुलेशन की नहीं है, वो तो एक डायरेक्ट फोटोशॉप या जो नहीं, वो इसलिए मैंने ये तस्वीर देखी नहीं है, मैंने देखी थी, एहतियात करनी चाहिए। ब्रेक में बताना मुझे और ब्रेक में बताना। वेलकम बैक। एहसन रज़ा साहब हैं कराची से। जी भाई। हेलो जी एहसन साहब। हेलो एहसन साहब। हेलो। गालिबन मेरे ख्याल में वो बात करने का मूड नहीं था, उन्होंने मिस्ड कॉल दी है बेसिकली। मिस्ड कॉल तो लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात हम कॉल बैक कर लेते लेकिन बैलेंस खत्म हो गया। कि वो जो एक आई थी 6 महीने पहले शायद आई थी कॉल कि हेलो, वो कह रहे हैं कौन बोल रहा है। हाँ दिस इज अ मैकडॉनल्ड्स। हाँ अच्छा चले। एनीवे कामरान अली नवाब शाह से। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। ऊपर से खोपड़ी तो है खाली जनाब की जी, और कुर्सी ही लाज रखती है आली जनाब की। खुलता है एक फूंक से ताला जनाब का, बजती है एक हाथ से ताली जनाब की। और हर अंजुमन में लाल बुजक्कड़ बिठाए हैं, हर अंजुमन है देखने वाली जनाब की। क्या बात। मईशत डगमगाती जा रही है, सियासत सर खुजाती जा रही है और खड़ी है एक मुद्दत से ये गाड़ी मगर सीटी बजाती जा रही है। ऐसा ही है।
बिल्कुल सर, ये 2 हफ्ते पहले मैंने आपके प्रोग्राम में कॉल करके जो है ना 4 इश्यूज हाईलाइट किए थे। वो अल्लाह का करम हुआ कि और सुनवाई हुई उसकी कि आर्मी चीफ ने कराची का विजिट किया, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पे K4 का मंसूबा हो, KCR हो, और उसके अलावा ये जो ग्रीन बसेस हैं वो भी रिलीज हो गई, और दूसरा ये कि M6 मोटरवे के लिए भी 92 अरब रुपए 192 अरब रुपए जारी हो गए जी। तो उसके लिए मैं आप लोगों का और आपके प्रोग्राम का, आपकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, वेलकम। अता मोहम्मद हैं अबू धाबी से। जी अता साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अता भाई, हम वसतुल्लाह खान से थोड़ा बात करना चाहता हूँ। जी जी। हम ये जो बलूचिस्तान में तुम आओ, थोड़ा इधर का हालत देखो और बात भी शेयर करो। ये तुरबत में कल एक वाकया हुआ, एक औरत को जो जंगल में लकड़ी टूट रहा था, वो घर के सामने तो जंगल है, उधर से चेक पोस्ट वाला फिर FC वाला ने उसको मार के गिराया। क्या है, दहशतगर्द है? चले ये इसके वाक़े पे मेरे ख्याल में रिपोर्ट भी किया था हम लोगों ने, और बात भी की थी। आप पुराने वाक़े का जिक्र कर रहे हैं, जो भी ऐसा वाक़या होता है हम कम से कम बात ज़रूर करते हैं। बहरहाल ये बलूचिस्तान जाना चाहिए हालात, और 70% तो हम कोशिश करते हैं कि खबर वहाँ अगर कोई आए तो कवर कर लें जिस हद तक हो सके। लेकिन आपको पता है कि वहाँ से खबरें कितनी मुश्किल से आती हैं। ख्वाजा ज़हूर साहब हैं इस्लामाबाद से। जी ख्वाजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वसतुल्लाह साहब, मुबशर ज़ैदी साहब, निसार खोड़ो साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निसार खोड़ो साहब आपको जी जी 82 से सुन रहा हूँ मैं वसत साहब। जी जी। आपकी बात से बात, और सिद्धू भाई, नेमा महजूर वगैरह वगैरह बहुत सारी आपको सुनकर वो यादें ताज़ा आ रही हैं। आपके सामने जो मामला मैं रखना चाहता हूँ वो ये गुजारिश है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में सोसाइटियाँ बन रही हैं, प्रॉपर्टी के काम हो रहे हैं, और कोई मेयार नहीं है। लोग ईंटों पे, दीवारों पे छत बनाकर सेल हो रहा है, दड़ादड़ प्लस्तर होके, उसके अंदर कोई चीज सरिया या सीमेंट मेयार की नाम की नहीं है। तो आपसे गुजारिश ये है कि 8 अक्टूबर 2005 को जो जलजला हुआ कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में जी, लाखों जाने गई हैं, और जितनी सरकारी इमारत थी वो सारी जमीन बोस। एक गरीब आदमी का कच्चा मकान रह गया, लेकिन उसमें तमाम बच्चे एजुकेशन के लोग जो है वो बेचारे अल्लाह को चले गए, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि साहिब इक़्तिदार को अगर आप ये याद दिलाएं, ये दड़ लाखों तो कमा रहे हैं, लेकिन आने वाली नस्लों के साथ उनका खुदा न ख्वास्ता वो ज़लज़ला हुआ तो क्या अंजाम होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और सीरिया की जिम्मेदारी है कि इस्लामाबाद क्योंकि उस लाइन पर आता है, सेस्मिक जोन भी है, तो ये बात तो 2000 दर्जे के बाद हाँ बनाने हैं, वो प्रीफैब भी बन सकते हैं, लेकिन ये कि कम से कम सीरिया इस बात को इंश्योर तो ज़रूर करे कि यार मतलब अर्थ को एक रेजिस्टेंट हो। आप इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं, मुझे अच्छी तरह से याद है कि इस ज़लज़ले के बाद कितनी बातें हुई थी कि जी अब जो बनेंगे ना दे विल बी अर्थ को एक रेजिस्टेंस, मतलब मॉडल्स मैंने देखे हैं और हज़ारों चीज़ें हुई हैं, लेकिन नया साल 2 साल नहीं, ऑल ऑफ दैट यार, साल 2 साल गुजर जाता है, आप बैक टू बेसिक्स चले जाते हैं। खुदा ना खास्ते अब दोबारा ज़लज़ला आएगा, यही गुफ्तगू एक बार फिर होगी और रिपीट होती है। यकीनन। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। हमारे अगले कॉलर हैं अब्दुल अहद साहब गुजरांवाला से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। जी सर। मेरा सवाल ये है कि ये मौजूदा हुकूमत बहुत ज़्यादा मरतबा निशानदेही कर चुकी है सेहत इंसाफ कार्ड की। बेसिकली ये सेहत इंसाफ कार्ड है क्या, और ये हम लोगों तक कब पहुंचेगा? मेरा ख्याल है केपी में तो लॉन्च पंजाब में भी हुआ नहीं है अभी तक। नहीं अभी तक तो। चले मैं आपके लिए पता करके और होपफुली नेक्स्ट फ्राइडे को हम आपको बता भी देंगे। हुआ था, हाँ अनाउंस हुआ था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा क्योंकि पंजाब ज़ाहिर है केपी से और बेसिकली ये जो कार्ड अगर आप समझना चाहते हैं तो केपी का जो कार्ड है उसमें उन्होंने 7 लाख रुपए का डिपॉजिट रखा है।
यानी 7 लाख रुपए का आप इलाज करवा सकते हैं पर फैमिली। ये है बहरहाल जो पंजाब की बात है तो वील फाइंड आउट इंशाल्लाह। मियां हमायूं है रावलपिंडी से। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हमायूं जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा कॉल ना काटिएगा। मैं नहीं क्यों काटेंगे सर। जी जी जी। पहली बात तो ये है कि मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों की वसातत से कि झूठ बोलना ये छोड़ दे हुकूमत, मेहरबानी करें। झूठ बहुत बड़ी एक बीमारी है जिसने बड़े बड़े माशरे तबाह कर दिए हैं। नंबर 1, क्योंकि झूठ जो है वो एक बहुत बड़ी बीमारी है। यहाँ भी जानता हूँ सर। नंबर 2, झूठ से ही सब कुछ स्टार्ट होता है। नंबर 2, बहुत बड़ी बीमारी जो वोटिंग मशीन है, हमें इस पे एतराज नहीं है, लेकिन एतराज इस बात पे है कि ये हुकूमत ना बनाए। वोटिंग मशीन हुकूमत ना बनाए। सही बात। अगर हुकूमत को वोटिंग मशीन बनाएगी तो फिर तो गड़बड़ का खदशा पूरे का पूरा उसमें लाजमी है। बिल्कुल। नंबर 3, इमरान खान वही कोई जो कर रहा है गलत काम जो मुशर्रफ ने किया था, इदारों के साथ लड़ाई। जब आप इदारों के साथ उलझेंगे तो आपकी हुकूमत कमजोर होगी, पाकिस्तान कमजोर होगा। अगर आप इदारों की इज्जत नहीं करेंगे, आप इदारों के साथ नहीं चलेंगे सही करके, तो फिर आप याद रखें वही हाल होगा जो मुशर्रफ वाला हाल हुआ था। ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ। हाँ वैसे बात तो सही है, इसकी मिसालें बहुत दफा देखी हैं सर। सही बात जी। मियाँ बशीर हैं कराची से। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बशीर भाई। जी मैं सर बात करना चाह रहा था पीएमसी जो एमडी कैट का टेस्ट ले रही है। जी जी जी। इस पे आपने सुना भी होगा कि आजकल ये पूरे शहरों में बहुत बड़ा मसला हो रहा है जी। काफी बहुत बड़े मसले मसाइल, प्लीज इसको भी डिस्कस करें क्योंकि ये करना है बच्चे हैं, करीम बच्चे हैं जो 80% 70% अपने मार्क्स लेके आए, जिन्होंने जो टेस्ट में बैठते हैं, इनके साथ बेतहाशा ज्यादती कर रहे हैं। ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी दे रहे हैं और कई क्वेश्चन के जो आंसर है तो वो 3-4 में कोई शामिल ही नहीं होता। ठीक है जी। और एक ये वकील साहब जो अली रजा साहब, इनको वाइस चेयरमैन बनाया, जिनको मेडिकल का क्या पता। ठीक है जी। और जो फैसिलिटेट करते हैं अपने सेंटरों में बैठ के 10, 4, 5 हर स्लॉट में 10 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये अलहदा बैठा के क्वेश्चन देते हैं और उनका आंसर लेते हैं। जी बशीर भाई, हम इसके ऊपर अभी मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। होपफुली मंडे या ट्यूसडे डिस्कस करेंगे। थैंक यू आपका तवज्जो दिलाने का। एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। लतीफ़ खान है कोहाट से। जी जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम। हाँ जी, चीफ जस्टिस साहब जो है जी बड़ा नार आदमी है। सब लोगों के लिए तो जो है ना कम से कम उसे बोलो कि एक प्लाट तो दिला दो 125 गज का। सब शहरों में कोई ना कहीं मेयर है ना कहीं जो है ना कोई और रखवाला है। कम से कम ये तो करा दे कि हम लोगों का सबसे बड़ा मसला तो ज़मीन का है ना। बिल्कुल। ना साफ पानी है, ना जनाब जो है ना पीने का पानी भी जो है ना हमें खरीदना पड़ रहा है आजकल, है खान जी। हाँ, और हो सकता है कि उस जमीन पर अगर आप कुआं खोद ले तो वहाँ से पानी भी निकल आए। और ये तो सुना है कि सारे कराची में तो लोग इसी तरह से पानी पीते हैं। कहते हैं कि लोग जो है ना जी वो तो सारा चौकीदारी भी खरीदते हैं। तो खैर हमें तो इतना नहीं है, चीफ जस्टिस साहब से कह दें कि कम से कम जी हमें 125 गज का नहीं है 100 गज का प्लाट दे दें। हाँ जी। 50 तक हम गारंटी कर सकते हैं। 50 का तो देखें, 50 का गारंटी दे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हाँ, लेकिन बराबर वाले की कब्जे कर देना ना, कोई मसला नहीं, 100 हो जाएगा। हमारे इधर तो खैर कब्जा नहीं करने देते, गोलियां मारते। ये एक अलग बात है। हाँ चलिए लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अगले कॉलर कौन है सर? हैदर रजा है कराची से। जी हैदर भाई। वालेकुम अस्सलाम। मैं पुराना कॉलर हूँ। मैं भी चाहता हूँ जैसे नवाज साहब से आपके कॉलर ने आपका शुक्रिया अदा किया। जी। मैं भी चाहता हूँ मैं भी आपका शुक्रिया अदा कर दूँ जी कि आप इसी तरह हमारे बारे में भी ये बता दें कि भाई आपके केस का कुछ नहीं होगा, आप सुकून से सो जाए। मतलब ये हमें तो पता लगे ना हमारे बारे में क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा एक केस और अभी लगा था बीच में, उसमें उन्होंने फैसला महफूज कर लिया। उसको 2 महीने होंगे फैसला नहीं सुनाया उन्होंने। बहुत ज्यादा महफूज होगा वो सर। बस ये कौन से आप पेंशनर हैं? ये हेलो, पेंशन का केस है? कौन सा केस है सर? हाँ, पेंशन का केस है सर। वो बस यही मसला है पेंशनर्स के लिए। मेरे ख्याल में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके लिए काम करते थे वो और कंट्रीब्यूट किया है, वही तुली बैठी हैं कि उनको वो सज़ा दें कि आपने हमारे लिए क्यों काम किया। ऊपर से अदालतें भी अल्हम्दुलिल्लाह फैसला ऐसा महफूज करके रखती हैं कि वो बिल्कुल हाँ हुनूत हो जाता है वो। बस यार ये अभी ज़रा मैं
भुगतना उसके साथ एक वक्फा लेंगे 3 दिन का और मंडे को दोबारा होंगे और इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।